जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, परिश्रम बैच की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे लास्ट 15 इयर्स के फिजिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में एनडीए फर्स्ट 2009 के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन किए थे और आज हम एनडीए सेकंड 2009 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत इस सेशन की जबरदस्त जोश के साथ। तो हमारा कौन सा है ये एनडीए फर्स्ट सेकंड फिजिक्स 2009 है हमारे पास, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। द वेट ऑफ ए बॉडी इज 9.8 न्यूटन एट द प्लेस where g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट्स मास इज, यानी एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसका द्रव्यमान कितना होगा, यानी हमें क्या दे रखा है, बॉडी का वेट w इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन गिवन है। इट मींस दैट अगर हम देखें तो वेट इज इक्वल्स टू फोर्स होता है, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास mg होगा। हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान मास निकालना है, तो m इज इक्वल्स टू हमारे पास F अपॉन g हो जाएगा। m मुझे क्या निकालना है, मेरे पास m, F की वैल्यू कितनी गिवन है 9.8 न्यूटन और g की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल कम 1 kg। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इफ अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, देन the lighter body has greater kinetic energy than the heavier body. The lighter body has lesser kinetic energy than the heavier body. The kinetic energy of the lighter body is equal to the kinetic energy of the heavier body. And D, the kinetic energy of both the bodies are independent of momentum. हिंदी में आप देख सकते हैं, यदि किसी हल्के पिंड और किसी भारी पिंड के संवेग समान है, यानी हमें मोमेंटम क्या दे रखा है, दो का समान दे रखा है, P1 इज इक्वल्स टू P2 की कहानी गिवन है। तो हमें क्या बताना है, देखिए जरा, हमें लाइटर और हैवियर जो मासेस दे रखे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करनी है। तो हमें पता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो एक रिलेशन होता है, K इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन होता है K इज इक्वल्स टू P स्क्वायर ओवर 2m। अब मोमेंटम हमें कांस्टेंट दे रखा है, तो इसका मतलब K का M के साथ कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। यानी जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी जो लाइटर वेट वाला आपका पास बॉडी होगी उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो पढ़ते हैं जरा, द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द हैवियर बॉडी। यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर, कि जो लाइटर बॉडी होगी इट विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द हैवियर बॉडी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस रिलेशन से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, an object of mass 5 kg is attached to the end of a rope. If the rope is pulled upwards with an acceleration of 0.30 meter per second square, what is the tension in the rope? यानी क्या बोला गया है, 5 kg द्रव्यमान का एक वस्तु एक रस्सी के छोर से बांधा है, यदि रस्सी को सीधे ऊपर की तरफ 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ खींचा जाए तो उस रस्सी में तनाव निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अच्छा, अगर देखें इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, वो 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले तो नीचे को एक mg एक्ट करेगा इसके वेट के बराबर, और एक रस्सी ऊपर को लगाएगी, इस पे तनाव T ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और ये ऊपर को a एक्सेलरेशन से भी जा रही है। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma बन जाएगा। क्लियर है, यहां से मुझे क्या निकालना है, तनाव निकालना है, तो T इज इक्वल्स टू ma प्लस mg हो जाएगा। क्लियर है, T इज इक्वल्स टू M कितना गिवन है, मेरे पास 5 गिवन है, A कितना गिवन है 0.30 गिवन है, प्लस मेरे पास M कितना है हमारे पास 5, और ये मेरे पास कितना है 9.8 होती है G की वैल्यू। अगर हम T को कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 49, तो ये मेरे पास आ जाएगा 50.5 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्या है, व्हेन ए मास m इज हंग ऑन ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 6 सेंटीमीटर, यानी x मुझे कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 0.06 मीटर लिख सकता हूं। क्लियर है, इफ द लोडेड स्प्रिंग इज पुल्ड डाउनवर्ड ए लिटिल
a little and released then the period of the vibration। मुझे T निकालना है। स्प्रिंग के वाइब्रेशन को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m ओवर के। अच्छा, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू आपके पास होता है kx होता है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट kx निकाल सकते हैं, F एक्सटर्नल अपॉन x से निकाल सकते हैं। F एक्सटर्नल क्या है, मेरे पास mg है, ठीक है, क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, यानी ऐसे पुल किया जा रहा है उसको, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, ठीक है। हंग ऑन अ स्प्रिंग, मास m इस पे लटका हुआ है, तो ये जो नीचे को आएगा, इस पर लोड जो आएगा वो mg नीचे को आएगा, क्लियर है, फोर्स नीचे को mg लगेगा। और x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.06 मीटर गिवन है, क्लियर है। अब मेरे पास मैंने क्या कहा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मेरे पास क्या होता है, m ओवर k होता है। इस वैल्यू को रख देंगे, t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 हो जाता है ये वैल्यू, पाई की वैल्यू, और ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m ओवर k की वैल्यू क्या है, mg ओवर 0.06। अच्छा, अगर t की वैल्यू निकालनी है तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 अंडर रूट ऑफ m से m कैंसिल आउट आएगा, और ये 0.06 अपॉन g आ जाएगा, दैट इज 9.8 आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0.49 सेकंड के इक्वल आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कह रहा है कि अ बुक इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए टेबल। बना लेते हैं भाई, हमारे पास क्या है, एक टेबल है मेरे पास, ठीक है, इस टेबल के ये पैर बना देते हैं और इसके ऊपर एक बुक रखी गई है। लेट अस से कि एक क्या है, इसके ऊपर एक बुक रख दी गई है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इट इज इफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ, इफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बुक इज द फोर्स ऑफ एक्शन। मतलब क्या कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, वो क्या लग रहा होगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन को mg लग रहा होगा, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल, यानी ये बुक जो है इस पर एक फोर्स लगा रही है टेबल पर, अपने किसके इक्वल, अपने वेट के इक्वल। तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है एक्शन, ये मेरे पास क्या है, एक्शन फोर्स है ये, क्लियर है, ये मेरे पास हो गया एक्शन फोर्स हो गया। अच्छा, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, जिसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, जिसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो मेरे पास यही पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कि टेबल जो बुक पर एक फोर्स लगा रही है, यानी द टेबल ऑन द बुक, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है मेरे पास काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज द रेशियो। अच्छा, काइनेटिक विस्कोसिटी यानी द्रव की गतिक सान्यता क्या होती है, काइनेटिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू होता है एब्सोल्यूट, और इसे बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन में से ऐसा है, यानी द्रव्य की गतिक क्षमता क्या होती है, एब्सोल्यूट या डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है। देखिए पहले क्या दे रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, फिर है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू सरफेस टेंशन, डेंसिटी ऑफ कोफिशिएंट टू विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नहीं, पहला ऑप्शन इससे क्या आ रहा है हमारे पास, करेक्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी की बात की जा रही है, वही मेरे पास काइनेटिक विस्कोसिटी यानी द्रव्य की गतिक क्षमता होती है। अगला मेरे पास क्या है, व्हेन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव के साथ क्या होता है, वेनिसेस इमीडिएटली यानी तुरंत शून्य हो जाता है, डिक्रीजेस कंसिडरेबली काफी कम हो जाता है, इंक्रीजेस कंसिडरेबली काफी बढ़ जाता है, रिमेन्स अनअफेक्टेड अप्रभावित। पहले समझ लेते हैं हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होता है, यानी पृष्ठ तनाव क्या होता है। किसी भी हमारे पास जो फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो चाहती है कि आपका लिक्विड जो रहे, फ्लूइड जो रहे, वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहे, यानी न्यूनतम क्या रहे आपके पास, क्षेत्रफल में रहे। तो क्या है हमारे पास, जब आप ऑयल को फ्लोट करवाते हो वाटर के ऊपर, तो क्या होता है, ये जो टेंडेंसी है ये धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, कि जो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव होता है द्रव का, वो धीरे धीरे घटने लगता है अगर इसके ऊपर ऑयल को डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, यानी काफी कम हो जाता है। क्लियर है। आगे हमारे पास है कि कंसिडर टू हॉलो ग्लास स्फेयर्स, वन कंटेनिंग
वाटर एंड द अदर कंटेनिंग मरकरी। अच्छा क्या होता है हमारे पास, अच्छा ये मेरे पास क्या है, दो हॉलो मैंने क्या ले लिए, ग्लास स्फेयर्स ले लिए, इसमें वाटर होगा और इसमें मरकरी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ईच लिक्विड फिल अबाउट 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस स्फेयर इन जीरो ग्रेविटी एनवायरमेंट। तो इनमें से कौन सा सही होगा, यानी क्या बोल रहा है, कांच के दो खोखले गोलों पर विचार कीजिए जिनमें एक में पानी और दूसरे में पारद है। प्रत्येक द्रव गोले में उनके आयतन के लगभग 10वें हिस्से तक भरा है, शून्य गुरुत्व वातावरण में, ठीक है, यानी ग्रेविटी क्या है, जीरो है वहां पर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वाटर एंड मरकरी फ्लैट फ्लोट फ्रीली इनसाइड द स्फेयर, वाटर फॉर्म्स अ लेयर ऑन द ग्लास वाइल मरकरी फ्लोट्स, ठीक है। अब एक चीज देख लिए, ये लेयर बनने का और फ्लोट करने का जो हमारे पास कंसेप्ट है वो तभी हो सकता है, देखिए जो वाटर और ये ग्लास है हमारे पास और ये वाटर है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास का मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा जो आपके पास क्या होगा, कोहिजिव फोर्स होगा, ठीक है। क्या होगा, सॉरी क्या होगा आपके पास, एडिजिव फोर्स होगा। क्या होगा आपके पास, एडिजिव फोर्स होगा, अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच लगता है, ठीक है। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, क्या है मेरे पास, क्या होगा, अलग अलग के बीच क्या होता है, एडिजिव होता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मरकरी और जो ग्लास के बीच लगेगा वो भी क्या होगा, एडिजिव होगा भाई। अब अगर समान सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है कोहिजिव, यानी जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा वो होगा हमारे पास कोहिजिव, और जो वाटर और ग्लास के बीच लगेगा वो होगा हमारे पास एडिजिव, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो मरकरी और ग्लास के बीच लगेगा वो एडिजिव हो जाएगा, जो मरकरी मरकरी के बीच लगेगा वो कोहिजिव हो जाएगा। तो देखिए वाटर वाटर के बीच में जो एडिजिव फोर्स लग रहा होता है वो बहुत वीक होता है, किसके कंपैरिजन में, जो वाटर और ग्लास के बीच लग रहा होता है, दैट इज कोहिसिव, यानी आसानी से वाटर क्या कर जाएगा, ग्लास के सरफेस पे आसानी से चिपक जाएगा, ठीक है, यानी वेट कर देगा, गीला कर देगा, ये लेयर की तरह बन जाएगा। अगर क्या होता कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो ये कभी नहीं चिपकते उससे, क्योंकि अंदर को एक फोर्स ज्यादा लग रहा होता वाटर ग्लास के कंपैरिजन में, तो ये उस पर चिपकता नहीं, ग्लास की सरफेस के ऊपर चिपकता नहीं। मरकरी के केस में क्या होता है, जो मरकरी मरकरी के बीच में, मरकरी मरकरी की मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, वो बहुत स्ट्रांग होता है, किसके कंपैरिजन में, जो मरकरी और ग्लास में लगेगा। तो इस वजह से मरकरी क्या नहीं करती है, चिपकती नहीं है किस पर, सरफेस ऑफ द ग्लास पर, तो मरकरी फ्लोट करेगी। लेकिन जो आपके पास वाटर होगा वो एक लेयर बना देगा अंदर से। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास कि वाटर फॉर्म्स अ लेयर ऑन द ग्लास वाइल मरकरी फ्लोट्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द रिलेशन क्या दे रखा है हमारे पास, एल्फा इज इक्वल्स टू बीटा टी प्लस लेमडा, और जो एल्फा एंड गामा है, एल्फा क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है, और जो गामा दे रखा है वो भी मीटर में दे रखा है, ठीक है। और टी तो हमारे पास क्या है, सेकंड में है, यानी टाइम है मेरे पास। क्लियर है, हमें क्या बताना है, एसआई यूनिट ऑफ बीटा बतानी है, यानी क्या बताना है, बीटा का एसआई मात्रक बताना है। अब यहां पर क्या लग जाएगा, एक रूपता का सिद्धांत लग जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग जाएगा, क्योंकि क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है, कोई भी भौतिक समीकरण अगर हमारे पास है तो उसके हर एक टर्म का, हर एक पद का जो वीमा होगी वो समान होगी, आइडेंटिकल होगी, यानी डायमेंशन जो होगी हर एक की समान होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ बीटा टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एल्फा या लैम्डा, कुछ भी कह सकता था। मुझे डायमेंशन ऑफ बीटा निकालनी है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। अच्छा क्या दे रखी है मुझे, एल्फा की यूनिट क्या दे रखी है, मीटर दे रखी है, और टाइम की यूनिट क्या दे रखी है, सेकंड दे रखी है, नीचे है तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक रूपता के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। क्या करा जा रहा है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब का स्वरूप होगा, यानी हमें क्या बताना है, नेचर बताना है उसके लिए। तो हमारे पास क्या है,
कि जो हमारे पास यू गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्या होता है, ये तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। अब हमें कॉनकेव मिरर गिवन है तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो पता कर लेते हैं कि वी क्या है इसके लिए, यानी क्या है जो हमारे पास क्या है, इमेज प्रतिबिंब दूरी कितनी है, वी क्या है हमारे पास। तो मिरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, यानी मेरे पास हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/f क्या है, माइनस 15 हो गया। और ये मेरे पास क्या है, माइनस साइन है, u भी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/v मेरे पास है इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये मेरे पास -1 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2/15 आ जाएगा, यानी v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है v के लिए तो इमेज कैसी बनती है, आभासी बनती है, यानी वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है। क्लियर है, यानी मेरा कौन सा आंसर सही हो सकता है, ए और बी में से कोई सही हो सकता है। अब देखिए ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, वो भी है 6th केस, जहां पर ऑब्जेक्ट को जो है प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में रखा जाता है, और जिसमें हमारे पास कैसी इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी आभासी और आवर्धित बनती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला मुझे क्या दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.20। हमें डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन बतानी है, यानी ढलवे लोहे की क्या बतानी है, घनत्व बताना है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए मुझे क्या निकालनी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंस हमें क्या दे रखा है, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा दे रखा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 7.20 दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। क्लियर है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये अगर आप देखोगे तो मेरे पास 7200 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या दे रखा है, V और I, अ करंट I इज इन अ लैंप वेरीज विथ वोल्टेज V एज शोन इन द फिगर। यानी मेरे पास क्या हो रहा है, किसी लैंप के लिए V और I के बीच में क्या है, वेरिएशन दिखा रखा है। ठीक है, शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, P और I के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। सबसे पहले पावर के लिए फॉर्मूला देते, पावर के लिए एक फॉर्मूला था V²/R, P और V में, और एक होता है P इज इक्वल्स टू VI होता है, उसे I²R लिखा जाता है। अब देखो जरा P और V में भी रिलेशन कैसा आ रहा है, स्क्वायर टर्म आ रहा है, यहां पर आ रहा है, क्वाड्रेटिक टर्म आ रहा है। क्वाड्रेटिक टर्म होने का मतलब है कि P और V का अगर जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैराबोला होगा, और P और I का भी जो ग्राफ होगा वो भी कैसा होगा, पैराबोला होगा। स्लोप में वेरिएशन होता है इनके, लेकिन ग्राफ सेम आता है। क्लियर है, तो यहां पर मेरे पास क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है, यहां पे भी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। और ये जो इक्वेशन हमारे पास है वो मेरे पास P इधर क्या है, Y एक्सिस में है, और I क्या है मेरे पास X एक्सिस में, तो ये B ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, आपका y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, 4x² वाली इक्वेशन है ये आपके पास। क्लियर है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ये वाला पैराबोला हो गया। ठीक है, क्लियर है, आगे देखिए हमारे पास नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज। अच्छा, एक चालक में जिसमें धारा प्रवाहित है, नेट चार्ज क्या होगा। देखिए नेट चार्ज किसी भी कंडक्टर हो, चाहे उसमें करंट फ्लो हो रही हो चाहे करंट नहीं फ्लो हो रही हो, नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है।
देख लीजिए जरा, मैं इसको समझा देता हूं कि कैसे। कोई भी कंडक्टर अगर मेरे पास है, चाहे उसमें करंट बह रही हो, करंट कैसे बह रही होगी, देखो जब आपने क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली होगी, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगे होंगे और करंट को अपने साथ कैरी करने लगे होंगे। लेकिन इससे ऐसा तो नहीं हुआ कि पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम हो गई, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स भी है अंदर, जो क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो इसका मतलब नेट चार्ज क्या होता है आपके पास, जीरो होता है। तो चाहे करंट फ्लो हो रही हो किसी कंडक्टर में या ना हो रही हो, दोनों ही केस में जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर कितनी होती है, बिल्कुल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। क्या होती है, किसी भी मानव कर्ण का श्रव्य आवर्ती परिसर कितना होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसके लिए क्या होता है हमारे पास, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। कोई ऑप्शन देख लो मिल रहा है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हो गया, मैंने 20 किलो हर्ट्ज लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल विद 12 ओम रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन ए कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ये क्वेश्चन आपका 2009 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन रख दिया गया है। इसमें क्या बोला है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, फिर से करा देता हूं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 है, और एक रेजिस्टेंस R1 कितना दे रखा है, 12 ओम दे रखा है, और दूसरा रेजिस्टेंस यानी मुझे R2 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं इसे। हमारे पास क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। 1/R2 निकालना है तो 1/R2 वहीं रहेगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट माइनस 1/R1 हो जाएगा। तो 1/R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/4 माइनस 1/12 आ जाएगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये 1/R2 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मेरे पास आ जाएगा ये 12, और R2 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। क्लियर है। तो आज का नंबर कौन सा होगा, सी आपके पास होगा। कभी कभी आपका डिट्टो क्वेश्चन देखो रिपीट हो जाता है, ये 2009 फर्स्ट क्वेश्चन यानी अप्रैल वाले एग्जाम में आया हुआ था, और सितंबर वाले एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन आ गया है आपका। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस R20 ohm takes a current of 5 ampere, the heat developed in joules in 30 सेकेंड। यानी 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की धारा लेती है 30 सेकंड में, उसमें विकसित ऊष्मा जूल में कितनी होगी। अच्छा क्या दे रखा है मुझे, रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, करंट दे रखी है मुझे 5 एम्पियर, और समय दे रखा है, टाइम दे रखा है 30 सेकंड। क्लियर है। मुझे हीट निकालनी है, तो हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल्स टू I2RT होता है। ये मेरे पास जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग है, किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। तो H इज इक्वल्स टू मेरे पास हो गया I2 का क्या मतलब हो गया 25 हो गया, गुणा R का क्या मतलब हो गया मेरे पास 20 हो गया, और T का मेरे पास कितना मतलब हो गया 30 हो गया। अगर इसे मैं करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 5 दिया 15, ये आ जाएगा मेरे पास 15,000 जूल आ जाएगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, H इज इक्वल्स टू 15 किलो जूल लिखा जा सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए हाउस सर्व्ड बाय ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन in is protected by a 9 ampere fuse. What is the maximum number of 60 watt bulbs that can be turned on in parallel? यानी 220 वाट प्रदाय लाइन से युक्त एक घर 9 एम्पियर के फ्यूज से रक्षित है, 60 वाट के अधिकतम कितने बल्ब समांतर में ऑन किए जा सकते हैं। अच्छा देखो हमारे पास V कितना दे रखा है, 220 वाट दे रखा है, और I कितना दे रखा है, 9 एम्पियर का दे रखा है, और जो वन बल्ब कंज्यूम कितना कंज्यूम कर रहा है, 60 वॉट ऑफ पावर कंज्यूम कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, टोटल पावर निकाल लेते हैं। टोटल पावर क्या आ जाएगी, 220 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 9, क्योंकि क्या होता है P इज इक्वल्स टू VI होता है। टोटल पावर निकल जाएगी, तो टोटल पावर कितनी है, 220 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 18 एंड 9 2 18 और एक 19 1980 आ जाएगा आपके पास। इतनी टोटल जो है पावर क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। अब कितना, एक बल्ब कितना यूटिलाइज कर रहा है, एक बल्ब जो है वो 60 वॉट यूटिलाइज कर रहा है। अब ये टोटल पावर को कितने बल्ब यूटिलाइज करेंगे, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितनी आपकी टोटल क्या है पावर है,
और एक की जितनी पावर है, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू मेरे पास गया 3 टाइम्स और 3 टाइम्स, यानी n इज इक्वल्स टू मेरे पास कितने आ गए, 33 बल्ब ऐसे लगाए जा सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए अगला क्या बोला गया है, हमारे पास अगला क्वेश्चन बोला गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 12 centimeter from a convex lens on its principal axis and a virtual image of certain size is formed. If the object is moved further 8 centimeter away from the lens, a real image of same size बोल रखा है as that of the virtual image is formed. Which one of the following is the focal length of the lens? अच्छा कहानी क्या दी गई है हमें, देखिए कहानी एक मिनट क्या दी गई है, एक मिनट जरा, कहानी देखिए क्या दी गई है। कहानी कुछ इस तरीके से दी गई है कि मेरे पास एक पहले लेंस दिया गया है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, और उससे क्या कर रखा है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखी गई है, और उस ऑब्जेक्ट को कितना रखा गया है, 12 सेंटीमीटर पे रखा गया है। क्लियर है। और मुझे क्या मिल रहा है, एक वर्चुअल इमेज मिल रही है किसी सर्टेन साइज की। फिर क्या कर दिया, इसी लेंस से क्या कर दिया है, उसी ऑब्जेक्ट को कहीं 8 सेंटीमीटर और दूर रख दिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 12 में 8 और जुड़ गया, तो मतलब कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर बात, कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। और दोनों के लिए बोला गया है कि इमेज का साइज सेम बना हुआ है, तो बहुत अच्छा यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, हिंट दे रखी है, अगर इमेज का साइज सेम बन रहा है तो भाई दोनों में इमेज का साइज निकाल दो, इमेज का साइज निकाल दो और दोनों को क्या कर दो, इक्वल लिख दो। क्लियर है। अब देखो जरा पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पहले के लिए लिख लेते हैं हम, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है कि क्या है हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला है। अब पहले केस के लिए देख लेते हैं, पहले केस में हमारे पास क्या है, मुझे v1 निकालना है, पहले मैं v1 निकाल देता हूं 1/v1। v1 क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो m इज इक्वल्स टू क्या होता है, v/u होता है। u तो मुझे गिवन है, पहले केस में भी 12 है, दूसरे केस में 20 है, तो मैं क्या निकाल लेता हूं, v निकाल लेता हूं दोनों केस के लिए, और क्या कर दूंगा, m1 और m2 को इक्वल रख दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/-12 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लगा दिया, 1/v माइनस 1/u, और u मेरा नेगेटिव में है। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 1/f होता है। ठीक है, इस केस से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/12 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, कैसे हुआ ये मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये उस तरफ चला गया जो, तो फिर से माइनस हो गया मेरे पास। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो v1 आ जाएगा, अगर तुम देखोगे तो v1 क्या आ जाएगा, 12f ओवर 12 माइनस f आ जाएगा। ठीक है, और यहीं से अगर मैं m1 निकाल दूं तो m1 इज इक्वल्स टू आई ओवर क्या आ जाएगा, o आ जाएगा। i क्या गिवन है मेरे पास, i ओवर a का मतलब क्या है, v1 ओवर u होता है। v1 क्या गिवन है, निकाल दिया, और u क्या गिवन है मेरे पास, -12 गिवन है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाता है -f ओवर 12 माइनस f आ जाएगा। क्लियर है, सॉल्व करोगे तो से m1 आ जाएगा। ऐसे ही 1/v2 इज इक्वल्स टू मैं सेम करूंगा, 1/v2 माइनस आ जाएगा, पहले 1/v2 माइनस 1/-20 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/f। अब देख रहे होगे सेम कंडीशन चल रही है, तो अगर मैं सेम कंडीशन लगाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल्स टू ऊपर क्या आ जाएगा, 20f ओवर 20 माइनस f आ जाएगा। इसी तरीके से m2 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, -f ओवर 20 माइनस f आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आप इतना ही आएगा। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि दोनों के साइज इक्वल दे रखे हैं, तो मुझे m1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 में रखूंगा। तो m1 मेरे पास क्या है, देखो m1 क्या गिवन है, -f ओवर 12 माइनस f इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो f ओवर 20 माइनस f हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 माइनस f हो जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा f इज इक्वल्स टू यहाँ से 16 सेंटीमीटर निकलता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस आर सीन बाय द आई। ठीक है, द पैरामीटर दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज, आंख विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न दूरियों पर देख रही है। अब अपरिवर्ती रहने वाला प्राचल कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है, क्योंकि क्या होती है आपकी आंख जो है अलग अलग वस्तुओं को क्या देखता है, डिफरेंट डिस्टेंसेस पर आंख क्या कर देता है, देख लेता है। तो इस दौरान कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है ये पूछ रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, द रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। यानी क्या क्या, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, या अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। एक चीज बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दे रखा है, जरा अगर आप सोचिए तो आपका रेटिना का इमेज कहां बनता है, रेटिना पर बनता है, इमेज रेटिना पर बनता है। भाई वस्तु को आप कहीं रखो, ये पेन है मेरे पास, इसे यहां रखूं, यहां रखूं या और पास रखूं या और कितना भी दूर रखूं, मेरी वस्तु तो इमेज जो हमेशा रेटिना पे बनने वाला। इसका मतलब है कि अभिनेत्र लेंस और जो मेरा आंख का लेंस है वो भी कहीं नहीं जाने वाला। तो लेंस से रेटिना की दूरी क्या हो गई, फिक्स हो गई। इसका मतलब है कि अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, कभी नहीं बदलेगी। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है मुझे, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अ स्प्रिंग हैज लेंथ L and spring constant is K, it is cut into two pieces of length L1 and L2 such that L1 is equals to NL2, the force constant of the spring of length L1 is। यानी हमें क्या दे रखा है, एक स्प्रिंग दे रखी है, बनाते हैं चलो इसको, क्वेश्चन को करते हैं। एक स्प्रिंग दे रखी है इस तरीके से और इसकी लेंथ L दे रखी है, और लेट अस से कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट यानी फोर्स कांस्टेंट क्या है, इसका फोर्स कांस्टेंट K है। ठीक है, ये मुझे दे रखा है। अब इसको क्या किया गया है, दो भागों में कट किया गया है। क्या गया है, दो भागों में कट। मान लेते हैं एक ये करा और एक ये करा। इसकी जो लेंथ हो गई L1 और इसकी लेंथ हो गई L2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K2। आपको ये K1 ही निकालना है, दैट इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ऑफ द लेंथ L1। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही होता है, K से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आप देखोगे तो L इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, L1 प्लस L2 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं क्या भाई, ये L1 प्लस L2 मिलकर ही तो L बना रहे हैं। L2 के लिए मेरे को कंडीशन, L1 के लिए कंडीशन दे रखी है NL2, लिख सकता हूं मैं यहां पे। यानी L इज इक्वल्स टू L1 के लिए कंडीशन दे रखी है NL2 प्लस L2। ठीक है, यानी L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L2 को अगर मैं यहां पर कॉमन ले लूंगा तो N प्लस 1 L2 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, N प्लस L L2 हो जाएगा मेरे पास। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। यहां से अगर मैं L2 को निकालूं तो L2 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, L ओवर N प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें पता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, हमेशा याद रखना। जो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो हम क्या लिखेंगे, द स्प्रिंग कांस्टेंट K1 क्या हो जाएगा, K1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L1 हो जाएगा। क्लियर है, अब मुझे K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 क्या दे रखा है, एक कंडीशन दे रखी है NL2 के इक्वल है। L1 क्या है, NL2 के इक्वल है। L2 अभी अभी हमने निकाला है, तो K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन N मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन N प्लस 1, और K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N प्लस 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, NL आ जाएगा। क्लियर है, NL आ जाएगा। अब देखो क्योंकि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है तो 1 अपॉन L क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन L क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, K1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L K हो जाएगा, तो K लिख दिया जाएगा उसे। N प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, N। क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल्स टू K N प्लस 1 अपॉन N, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे पास क्या है, देखिए आगे मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि अ वेसल कंटेन्स
ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब over mercury of density 13.6 gram per centimeter cube. A homogeneous sphere floats with half of its volume immersed in the mercury and the half in oil. The density of the material of the sphere in CGS unit. देखो कंडीशन क्या करेगी, हिंदी में आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने दिया हुआ है। कंडीशन ऐसे कह रही है, मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और क्या कर रखा है, इसमें नीचे तो क्या है, मरकरी है, इधर मरकरी है नीचे, और ऊपर ऑयल है, और इनके बीच में क्या कर रहा है, एक स्फेयर क्या कर रहा है, बीच में है। आधा वो मरकरी में है, आधा वो ऑयल में है। क्या है, आधा वो मरकरी में है, मरकरी को इस कलर से कर देता हूं मैं, ठीक है, और ऑयल को इस कलर से कर देता हूं। आधा ये मरकरी में, आधा ये ऑयल में, ठीक है, कहानी समझ आ गई होगी। ये कंडीशन दे रखी है, ऑयल और मरकरी की डेंसिटी दे रखी है, मुझे किसकी डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फेयर। ये स्फेयर जिससे बना हुआ उसकी डेंसिटी निकालनी है। पहली चीज तो देखो उसमें, क्योंकि क्या है, ये स्फेयर जो है फ्लोट कर रहा है लिक्विड के ऊपर, इसका जो वेट होगा, वेट जो होगा स्फेयर का, दैट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट। जो इस पर अपथ्रस्ट लग रहा होगा, टोटल अपथ्रस्ट, उसके बराबर इसका वेट है। क्योंकि कंडीशन होती है जब वेट अपथ्रस्ट के बराबर होता है तो फ्लोट करता है आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसका वेट निकालूं, वेट ऑफ स्फेयर है ये, वेट ऑफ स्फेयर निकालूं तो क्या निकल जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। अब ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। आपको पता है करके मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी। आपके पास क्या होता है, डेंसिटी इंटू आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास होता है, ठीक हो गया। तो वही लिखा हुआ है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, और वेट इज इक्वल्स टू mg हो गया, ठीक है। m वेट इज इक्वल्स टू हो गया mg, और m क्या होता है, रो v g। तो ये रो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, इस स्फेयर का मेरे पास क्या हो गई है, डेंसिटी हो गई है। क्लियर है। अब मुझे ये रो ही निकालना है। अब देखो मुझे क्या दे रखा है, अगर मैं, अब देखो इस पर जो टोटल अपथ्रस्ट लग रहा है वो तो ये है, लेकिन आधा अपथ्रस्ट इस पर मरकरी की वजह से लग रहा होगा, आधा अपथ्रस्ट इस पर किसकी वजह से लग रहा होगा, ऑयल की वजह से लग रहा होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो अपथ्रस्ट ड्यू टू ऑयल एंड मरकरी है, क्या लिख सकता हूं, अपथ्रस्ट ड्यू टू ऑयल एंड मरकरी, वो कैसे लिखूंगा, देखो आधा वॉल्यूम नीचे है, आधा वॉल्यूम ऊपर है स्फेयर का, तो 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आधा हो जाएगा, 4/3 का आधा हो जाएगा, क्यूब सिग्मा, ऐसा कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं ऑयल, प्लस 2/3 आधा अपथ्रस्ट किसकी वजह से लग रहा है, मरकरी की वजह से, पाई आर क्यूब, और जी तो हो गई, यहां पर जी तो हो गई, ये हो गया Hg, मरकरी लिख देते हैं, और ये हमारे पास क्या हो गया, जी हो गया। अब ये जो टोटल अपथ्रस्ट है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, टोटल जो अपथ्रस्ट है ये कैलकुलेट करके आ रहा है, यानी जो ऑयल और मरकरी की वजह से लग रहा है वो क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, इस वेट के बराबर होगा, क्योंकि टोटल अपथ्रस्ट तो इतना ही लग रहा है। यानी इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब सिग्मा ऑयल इंटू जी प्लस 2/3 पाई आर क्यूब सिग्मा एच जी इंटू जी। अब देखोगे आप, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यहां पर 2 रो रह जाएगा और यहां पर सिग्मा रह जाएगा। सिग्मा कितना दे रखा है, ये 0.8 दे रखा है, प्लस सिग्मा मरकरी का कितना दे रखा है, 13.6 दे रखा है। अगर आप देखोगे तो 2 रो इज इक्वल्स टू यहां पर 14.4 आ जाएगा, और अगर आप रो निकालोगे तो 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4, यानी रो यानी सब्सटेंस की जो मेरे पास स्फेयर है, इस सब्सटेंस की जो मेरे पास आपका डेंसिटी आ गई है वो मेरे पास कितनी आ गई है, 7.2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वाटर फ्लोज आउट ऑफ द होल ऑफ ए बकेट एंड फ्लोज follows a parabolic path. If the bucket falls freely under gravity, the water flow, ignoring air resistance, flows a straight line path relative to the falling bucket, follow a parabolic path relative to the falling bucket, stops, decreases but continues to a flow. हिंदी में ऐसे दे रखा ही था। ठीक है, इस समय क्या दे रखा है, कोई बकेट है और ये अभी रखी हुई है मान लो कहीं पर, इसके अंदर अभी वाटर है और इस पर एक यहां से होल कर दिया गया है, तो ऑब्वियस है पैराबोलिक पाथ में इससे वाटर बाहर गिरेगा। लेकिन अब बोला जा रहा है इसी बकेट को, पहले तो ये रखी गई थी, इससे वाटर जब तक ये रखी गई है तब तक से वाटर निकलता रहेगा। वाटर किसकी वजह से निकल रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ऊपर प्रेशर नीचे प्रेशर, इन प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। लेकिन जब फ्री फॉल करेगी ये बकेट, जब ये बकेट फ्री फॉल करेगी यानी नीचे गिरेगी, तो हर एक जो पार्टिकल है उस पर जी लगेगा नीचे को, यानी कोई प्रेशर डिफरेंस रहेगा ही नहीं, तो बकेट से पानी गिरता ही नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इट स्टॉप्स, यानी बकेट जब तक रखी हुई है कहीं पर तब तक प्रेशर डिफरेंस है वहां, उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, आपका वाटर बाहर निकल रहा है उससे। लेकिन जब वो क्या करेगी, आपके ग्रेविटी के प्रेजेंस में आप उसे छोड़ दोगे, फ्रीली छोड़ दोगे, तो उससे वाटर बाहर नहीं निकलेगा, चाहे आपके कितने भी आपके होल्स उस बकेट में करे गए हो, क्योंकि उस समय प्रेशर डिफरेंस नहीं रहता है वहां पर। ग्रेविटी हर एक मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे को एक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी वाटर होल से बाहर नहीं निकलता है। तो ये थे आपके ये 23 क्वेश्चंस आपके जो हैं, 22 और 23 क्वेश्चंस आपके एनडीए 2009 सेकंड पेपर यानी सितंबर में आए हुए थे, जिन्हें हमने कंप्लीटली हर एक ऑप्शन के साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा 2010 का पेपर, जिसके भी हम सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, लगाएंगे, और इसी तरीके से हम लास्ट 15 इयर्स के पूरा अपना कंप्लीट सीरीज इसको करेंगे। इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट बन जाएंगे और पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो अपकमिंग एग्जाम है वहां इन्हीं कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन बन जाए। तो टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।